एक आखिरी सवाल मैं इस रूप में पूछूँगा कि आज मैंने आपका एक बहुत रोचक लेख पढ़ा। आज यानी कि अ, आज 23 मार्च 22 मार्च के दिन ये प्रकाशित हुआ है दैनिक भास्कर में, जिसमें आपने ये कहा है कि राजनीति को साजिश के चश्मे से देखने से बचना चाहिए। और आपका जी। ये तर्क मुझे काफ़ी रोचक लगा, क्योंकि जब भी चुनाव होता है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो एक पूरी बाढ़ चल पड़ती है मैसेजेस की कि ईवीएम हटाओ। और लोग इसी को भाजपा की जीत के लिए पूरा श्रेय दे देते हैं। और आपने तर्क दिया है कि एक तरीके से हमें सामाजिक समीकरणों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लेख पढ़ते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया कि कई बार शायद राजनीति को समझने के लिए ये जो साजिश का चश्मा होता है, वह भी महत्वपूर्ण होता है। मिसाल के तौर पर अन्ना आंदोलन के बारे में अब कहा जाता है कि उसमें आरएसएस की काफ़ी भूमिका थी, और ऐसे ही कई और उदाहरण हो सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उसमें भूमिका थी। ये तो कोई साजिश वाला पहलू नहीं है, ये तो तथ्य है, ये तो कयासबाजी नहीं है। यहाँ तक कि अन्ना आंदोलन में जो लोग भाग ले रहे थे, या बाद में जो आम आदमी पार्टी जुड़े, जैसे आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी पत्रकार हैं, बाद में वो आम आदमी पार्टी में गए। तो आशुतोष जी खुद अ, इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर ये स्वीकार कर चुके हैं कि अन्ना आंदोलन में कहीं न कहीं जो अन्ना आंदोलन या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ था। वो हाथ ऐसा नहीं था कि सभी अन्ना आंदोलन में तरह-तरह की शक्तियाँ सक्रिय थीं। सभी शक्तियों के पीछे उनका हाथ हो। देखिए, विवेकानंद फाउंडेशन है, विवेकानंद फाउंडेशन का हाथ था उसमें। जब मुझे खुद उस आंदोलन में सक्रिय एक बड़े कार्यकर्ता ने, जो आज सत्ता में है, आज नेता होने की स्थिति में, उन्होंने मुझे खुद बताया कि विट्ठल भाई पटेल हाउस में एक बड़ा-सा सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन का आयोजन विवेकानंद फाउंडेशन के ज़रिए द्वारा किया गया था। आप ध्यान कीजिए, विवेकानंद फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें काम करने वाले रिटायर्ड अफसरों और बुद्धिजीवियों ने ही बड़े पैमाने पे बाद में मोदी जी के जीतने पे उनकी सरकार का काम सँभाला। अजीत डोभाल विवेकानंद फाउंडेशन के हैं, नृपेंद्र मिश्र विवेकानंद फाउंडेशन के हैं। अब ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने और एक पीएमओ के चीफ बने। तो विवेकानंद फाउंडेशन एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और उस वक़्त विवेकानंद फाउंडेशन ये चाहता था कि किसी तरीके से इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में आग पड़े, आग की चिंगारी पड़े। इसके लिए उसने सम्मेलन आयोजित कराया। उस सम्मेलन में, उस आंदोलन में सक्रिय सभी शक्तियाँ बुलाई गईं। करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग भी गए उसके अंदर। बाबा रामदेव के लोग भी उस आंदोलन में सक्रिय थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो लोग भी उसमें पहुंचे वहां पर। तो उस पूरे सम्मेलन में क्या-क्या हुआ, इसके इसके बारे में भी मुझे बताया गया। मैं उस सम्मेलन में शामिल नहीं था। लेकिन ये बात सही है। तो ये साजिश की बात नहीं है। पहली बात तो मैं ये दर्ज करना चाहता हूँ। दूसरी बात, बात ये है कि साजिश, जब राजनीति को हम साजिश के चश्मे से देखते हैं तो हमारा मनोरंजन बहुत होता है। और दूसरी बात होती है कि हमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो सीधी-सीधी बात है कि भई साजिश हो रही है, और इसमें फलाना आदमी फलाने को गिरा रहा है, फलाने ने फलाने को काटने के लिए फलाना कदम उठाया। तो इस तरह की बातचीत होती है। इन चीज़ों के प्रमाण कोई होते नहीं है। ये खुसफुसाहट की शक्ल में आपके कानों में पहुँचती हैं। और एक व्यक्ति जब दूसरे कान में फुसफुसाता है, तो उसका जो मनोरंजक प्रभाव होता है, उसकी जो पकड़ है, उस पकड़ से बचना मुश्किल होता है। बड़ा प्रलोभन रहता है कि आप इस दिलचस्प खबर के ऊपर यकीन कर लें, एक ऐसी खबर जिसका कोई तथ्यों में कोई आधार नहीं है और जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा है कि मैं शुरू से ही देखता रहा हूँ। जब एक ज़माने में जब शीत युद्ध चलता था, मैंने अपने लेख में लिखा भी है, जब अमेरिका और रूस, सोवियत संघ की सारी दुनिया के पैमाने पर प्रतियोगिता चलती थी, उस वक़्त यही इन आरोपों की बौछार होती रहती थी कि फलाना सीआईए का एजेंट है, फलाना केजीबी का एजेंट है। मुझे याद है कि मैंने 1995 में एक पत्रिका निकाली, समय चेतना। उस पत्रिका का विमोचन कराने के लिए मैंने आईआईसी में एक कार्यक्रम आयोजित किया, और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे मैंने मेन स्ट्रीम के संपादक, जो मेरी निगाह में बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार थे, निखिल चक्रवर्ती, उनके पास गया और प्रार्थना की कि आप उसके मुख्य अतिथि बन जाएँ। तो निखिल चक्रवर्ती तैयार हो गए। तो जैसे ही उनको मैंने घोषणा की कि निखिल चक्रवर्ती उसके मुख्य अतिथि होंगे, जाने कितने लोग मेरे पास आए और मेरे पास बोले, "अरे भाई, वो तो केजीबी के एजेंट है।" मैंने उनकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और निखिल चक्रवर्ती को उस कार्यक्रम में बुलाया। बाकायदा लोग आए, वो अच्छा खासा सीडी देशमुख हॉल में वो कार्यक्रम हुआ।
तो इस पीलू मोदी, मैंने लेख में लिखा है ना कि पीलू मोदी संसद में तख्ती गले में डाल के पहुंचे थे, इसमें लिखा था कि मैं सीआईए का एजेंट हूं। यानी किस किस के ऊपर नहीं सीआईए और केजीबी के एजेंट होने के आरोप लगाए गए। उस जमाने में तो जो व्यक्ति किसी भी दूतावास में दूतावास निमंत्रण देते थे, शाम को कुछ खिलाने पिलाने की पार्टियां भी करते थे दूतावास, तो अगर कोई उन दूतावासों की पार्टियों में जाता था तो फौरन उस देश की जासूसी संस्था से उसका नाम जोड़ दिया जाता था। अब शीत युद्ध चला गया है, अब आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। अब केजीबी रही नहीं, वो तो खत्म हो गई सोवियत संघ के खत्म होने के साथ में। अब केवल सीआईए है। तो एक तरह से देखा जाए कि एक ध्रुवीय विश्व है। चीन की खुफिया एजेंसी क्या है उसका हम लोगों को नाम भी नहीं पता है। अब ऐसी स्थिति में ये सब आप नहीं कर सकते, तो अब और दूसरे तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। जो दो शक्तिशाली लोग हैं, तो दो शक्तिशाली लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों देखने में ही एक लगते हैं, ये दरअसल एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे की टांग काट रहे हैं। तो ये तमाम बातें होती रहती हैं। मैं मानता हूं कि इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो इसमें तथ्यात्मक पहलू होगा वो बच नहीं सकता प्रकाश में आने से। उसके लिए कंस्पिरेसी थियरी इजाद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये मुझे अभी याद आया कि पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो यूट्यूब में से ही कई जो चैनल्स हैं उन्होंने न जाने कितने दिन तक यही खबर चलाई थी, उस पर डिस्कशन क्या था 1-1 घंटे तक कि अमित शाह और जो योगी हैं उनके बीच अनबन एक खींचतान चल रही है। मुझसे भी न जाने कितने बार ये सवाल पूछा गया कि भाई बात वो नहीं रही। अब तो अमित शाह नहीं चाहते हैं कि आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री का पद मिले। तो मैंने कहा कि जो व्यक्ति 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका है और उसने एक खास शैली से शासन चलाया, उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उन समस्याओं की हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उनकी आलोचना प्रत्यालोचना कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं जो बात कही जा रही है, मैंने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि देखिए, ये इन बातों को मान लेने का मतलब ये होगा कि आपने अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क को उठाकर ताक पर रख दिया, और वो करने के लिए मैं तैयार नहीं।